हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम क्लास 11th के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 17 लोकोमोशन एंड मूवमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। जहाँ पर हम यहाँ इस चैप्टर के अंदर हम देखें तो यहाँ दो पार्ट है। एक तो मसल वाला पार्ट है और दूसरा बोन वाला पार्ट है। ठीक है, तो ये दो पार्ट हमें पढ़ने हैं और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है। तो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम नाम देखें, हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इसका नाम समझेंगे कि लोकोमोशन एंड मूवमेंट, की लोकोमोशन का मतलब क्या होता है और मूवमेंट का मतलब क्या होता है। अब मान लो कि आप अपने जगह पे बैठे हो और आप अपने हाथों को हिला रहे हो, आप कुछ लिख रहे हो, कुछ खा रहे हो, अपने आँखों को खोल रहे हो, बंद कर रहे हो, अपने मुंह को चला रहे हो, तो ये सारी चीज़ें क्या है, मूवमेंट है। जिसमें आप काम तो कर रहे हो, आप मूवमेंट तो कर रहे हो, लेकिन आप अपनी जगह को नहीं चेंज कर रहे। जहाँ बैठे हो वहीं बैठ के अपने हाथ हिला रहे हो, जहाँ बैठे हो वहीं बैठ के अपनी आँखों को बंद कर रहे हो, खोल रहे हो, और वहीं बैठ के अपना मुंह भी चला रहे हो। ठीक है, तो ये सारे क्या है, आपकी मूवमेंट है, ये लोकोमोशन नहीं है। लोकोमोशन क्या होता है, लोकोमोशन वो होता है कि जब आप अपनी पोजीशन को चेंज कर दो, आप जिस जगह बैठे हो उस जगह से उठ के कोई और जगह चले जाओ, अपनी पोजीशन को चेंज कर दो, तो वो क्या होता है, लोकोमोशन। तो मूवमेंट क्या होता है, सिंपली बस हम अपने हाथ हिला रहे हैं, मुंह हिला रहे हैं, आँख बंद खोल रहे हैं, बोल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें मूवमेंट होंगी। लेकिन कुछ ऐसे मूवमेंट होते हैं जिनके वजह से हमारी पोजीशन चेंज हो जाती है, जिसके वजह से हमारी जगह चेंज हो जाती है, हमारी प्लेस चेंज हो जाती है, और उसी को हम क्या कहते हैं, मूवमेंट कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, लोकोमोशन कहते हैं। तो पहले हम यहाँ लिखेंगे कि मूवमेंट जो होते हैं वो बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं। कैसे कैसे मूवमेंट हो सकते हैं, जैसे कि अगर हम अपने हाथों को हिला रहे हैं, वॉकिंग में तो मान लो हम अपना पोस्चर चेंज कर देंगे, जगह चेंज कर देंगे, तो वो लोकोमोशन हो जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें मूवमेंट की, तो मूवमेंट ऑफ अवर आईलिड, जॉ, टंग, लिप्स, ठीक है, ये सारे जो है वो क्या होते हैं, हमारे मूवमेंट होते हैं जिसमें हम अपनी जगह को नहीं चेंज कर रहे। और लोकोमोशन क्या होता है वो भी हम लिखते हैं कि कुछ वॉलेंटरी मूवमेंट, वॉलेंटरी का मतलब होता है कुछ ऐसे मूवमेंट जो कि हम अपने मन से कर रहे हो, हम चाह रहे हैं, हम तभी वही मूवमेंट कर रहे हैं। वॉलेंटरी इनवॉलेंटरी का मतलब बताते कुछ जैसे कि मान लो तुमने अपने मन से सोचा मुझे उठ के यहाँ से वहाँ जाना है, तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक वॉलेंटरी मूवमेंट, तुमने अपने मन से वो काम किया। लेकिन अब जैसे कि तुम बात करो, तुम्हारे फूड पाइप से लेकर, तुम्हारे माउथ से लेकर तुम्हारा खाना स्टमक तक जाता है, तो वो तुम जब खाने को घुटकते हो तो उसके बाद तो वो खाना पेट तक खुद जाता है, और पेट में जाने के बाद भी उसे जहाँ जाना है वो खुद जाता है, वो तुम नहीं रेगुलेट करते। तो वो क्या है, एक इनवॉलेंटरी मूवमेंट है। मूवमेंट वहाँ पे भी हो रही है, लेकिन वो कैसी मूवमेंट है, एक इनवॉलेंटरी मूवमेंट है। ठीक है, और वॉलेंटरी मूवमेंट जो हम अपने मन से कर रहे हो। तो कुछ वॉलेंटरी मूवमेंट some voluntary movement result in change of place and location is called लोकोमोशन। उसे हम क्या कहते हैं, लोकोमोशन कहते हैं। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारे जितने भी लोकोमोशन है वो एक मूवमेंट है। यानी कि मान लो मैं उठ के यहाँ से यहाँ जा रही हूँ, कहीं पे भी जा रही हूँ, तो उस समय क्या मैंने मूवमेंट किए होंगे, क्या मैंने अपने पैरों को हिलाया होगा, बिल्कुल उस समय मैंने कुछ ना कुछ मूवमेंट किया होगा। लेकिन मैं बैठ के मूवमेंट कर रही हूँ, सिर्फ मुँह से बोल रही हूँ, तो क्या मैं उसको लोकोमोशन बोल सकती हूँ, नहीं बोल सकती। क्यों नहीं बोल सकती, क्योंकि मैं अपनी जगह को नहीं चेंज कर रही, तो मैं उसे मूवमेंट नहीं कह सकती, उसको मैं लोकोमोशन नहीं कह सकती। तो हम ऐसा इसमें लिख सकते हैं कि ऑल लोकोमोशन इज मूवमेंट। ठीक है, सारे लोकोमोशन क्या है, मूवमेंट है। ऑल लोकोमोशन इज मूवमेंट, बट सारे मूवमेंट, ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन। सारे मूवमेंट जो है वो लोकोमोशन नहीं है, सारे मूवमेंट जो है वो लोकोमोशन नहीं है। ठीक है, तो हमने यहाँ पढ़ा, चैप्टर का नाम हमें समझ में आ गया। मूवमेंट का मतलब सिंपली हम एक जगह पे बैठ के कुछ भी चेंज कर रहे हैं तो वो हमारा मूवमेंट है, और जब हम अपने लोकेशन या पोजीशन को चेंज कर रहे हैं तो वो हमारा क्या है, लोकोमोशन है। जितने भी लोकोमोशन होते हैं वो हमारे मूवमेंट होते हैं, लेकिन सारे मूवमेंट हमारे लोकोमोशन नहीं होते, सारे मूवमेंट हमारे लोकोमोशन नहीं होते। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम लोकोमोशन करते ही क्यों है, यानी कि एनिमल जो है
वो लोकोमोशन करता ही क्यों है, ह्यूमन जो है वो लोकोमोशन करेगा ही क्यों, एनिमल जो है वो लोकोमोशन करेगा ही क्यों, कुछ ना कुछ तो रीज़न होगी जिसके वजह से वो कष्ट उठा रहा है। वरना इंसान इतना स्वार्थी है कि वो अपने मतलब के बिना कुछ करे ही ना, ठीक है। तो लोकोमोशन करने के पीछे भी कुछ ना कुछ वजह तो होगी कि क्यों इंसान इतना लोकोमोशन कर रहा है, वो अपनी जगह को चेंज कर रहा है। क्योंकि अब लोकोमोशन जो है ना वो कई कारणों के वजह से हो सकते हैं। क्या क्या कारण, जैसे कि अगर फूड को कैप्चर करना है, अब एक शेर है तो उसको अपना खाना ढूंढना है, तो वो बैठे बैठे अपना खाना थोड़ी ढूंढ लेगा, उसको कोई ना कोई लोकोमोशन तो करना ही पड़ेगा। तो फूड के लिए हो सकता है, मीटिंग पार्टनर के लिए लोकोमोशन कर सकता है, शेल्टर अपने घर के लिए इंसान लोकोमोशन कर सकता है, और अपनी एनिमी से बचने के लिए भी वो लोकोमोशन कर सकता है। तो हम लिखेंगे कि क्यों लोकोमोशन, वाई लोकोमोशन इज रिक्वायर्ड, और लोकोमोशन होती क्यों है, वाई लोकोमोशन, की लोकोमोशन करनी क्यों पड़ती है। तो या तो कैप्चर ऑफ दी फूड में, कैप्चरिंग ऑफ फूड, फूड की कैप्चर करने के लिए, दूसरा हो सकता है सर्च ऑफ मेटिंग पार्टनर, तीसरा हो सकता है शेल्टर के लिए, और चौथा डिफेंस फ्रॉम दुश्मन यानी कि एनिमी, डिफेंस फ्रॉम दी एनिमी। तो इन सब कारणों के वजह से जो है एनिमल क्या कर सकता है, लोकोमोशन कर सकता है। अब लोकोमोशन भी ना हमारे कई टाइप के होते हैं। इसका मतलब क्या, जैसे कि मान लो ये जो लोकोमोशन है ना, तो हमारा पैरामीशियम जो होता है वो सीलिया के हेल्प से मूवमेंट करता है, और लोकोमोशन, ठीक है, जो पैरामीशियम होता है जो एक किंगडम प्रोटिस्टा का मेंबर है, तो वो कैसे मूवमेंट करता है, वो कैसे लोकोमोशन करता है, विद द हेल्प ऑफ सीलिया। तो वो सीलिया के थ्रू मूवमेंट करता है। अगर हम बात करें हाइड्रा की, तो हाइड्रा कैसे लोकोमोशन करता है, विद द हेल्प ऑफ द टेंटिकल्स, ठीक है। ह्यूमन कैसे लोकोमोशन करते हैं, विद द हेल्प ऑफ द लेग, ठीक है। तो लोकोमोशन इंसान अलग अलग तरीके से कर सकता है। तो हमारी एनसीईआरटी के अंदर एक पैरामीशियम का एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक हाइड्रा का एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो वो भी हम एक बारी समझ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला हम किसके अंदर लोकोमोशन देखेंगे, अपने पैरामीशियम के अंदर, पैरामीशियम, ठीक है। तो पैरामीशियम के अंदर कैसे लोकोमोशन होती है, विद द हेल्प ऑफ सीलिया। और लोकोमोशन ही नहीं, खाने को कैप्चर करने के लिए भी और लोकोमोशन, दोनों के लिए ही कौन काम आता है, सीलिया काम आता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि किस किस चीज़ के, एक तो कैप्चर ऑफ द फूड, कैप्चर ऑफ फूड, फूड को कैप्चर करने के लिए एज वेल एज लोकोमोशन करने के लिए क्या काम आता है, सीलिया। क्या काम आता है, सीलिया ही काम आता है, किसके अंदर, पैरामीशियम के अंदर, ठीक है। और फूड जो है वो कैप्चर तो हो जाता है, लेकिन फूड उसकी बॉडी के अंदर कैसे आता है, तो कैसे आता है, थ्रू साइटोफैरिंग्स, ठीक है। कैसे आता है, थ्रू साइटोफैरिंग्स। तो अगर हम एक छोटा सा डायग्राम बनाकर समझे सीलिया की, सॉरी पैरामीशियम की, तो पैरामीशियम कुछ ऐसा सा दिखता है, चप्पल जैसी उसकी शक्ल होती है। अब यहाँ चप्पल बनेगी तो नहीं, लेकिन कुछ ऐसी सी उसकी क्या होती है, शक्ल होती है, ठीक है। और इसके अंदर दो न्यूक्लियस हमें देखने को मिलते हैं, तो ये हम इसके न्यूक्लियस बना देते हैं। और इसकी बॉडी के ऊपर ना बहुत सारे क्या प्रेजेंट होते हैं, सीलिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये बहुत सारे इसके बॉडी पे क्या प्रेजेंट होंगे, सीलिया प्रेजेंट होंगे। और रहता कहाँ है, ये पानी में रहता है, ठीक है। ये इसके बॉडी के ऊपर क्या प्रेजेंट है, बहुत सारे सीलिया प्रेजेंट होते हैं इसके बॉडी के ऊपर। और यहाँ पे जैसे कि मान लो यहाँ पर जो है कोई फूड पार्टिकल है, ठीक है, फूड है, कहाँ है ये फूड, पानी के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, मान लो कोई फूड पार्टिकल है। तो अब ये जो फूड है, और ये जो लाइन तुम्हें दिख रही है ना, ये जो चीज़ तुम्हें दिख रही है, इसी को क्या कहते हैं, साइटोफैरिंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं, साइटोफैरिंग्स कहते हैं। तो फूड जो है वो कहाँ से जाता है, थ्रू साइटोफैरिंग्स, जो फूड है इसकी बॉडी के अंदर चला जाता है। तो ये देखो, फूड इंटर करने के लिए भी कौन काम करता है, यहाँ पर सीलिया ही जो है वो पानी की मूवमेंट कराती है, और पानी के थ्रू ही फूड जो है वो उसकी बॉडी के अंदर आता है। और साथ में सीलिया ही इसके मूवमेंट यानी कि लोकोमोशन में भी हेल्प कराती है। सीलिया का काम, सीलिया क्या होता है, कोऑर्डिनेटेड वे में काम करता है, जिससे वो सराउंडिंग का जो पानी है उससे पीछे छोड़ता जाता है और खुद आगे बढ़ता जाता है, ठीक है। जैसे कि तुमने देखा होगा जो बोट चलाते हैं, तो वो बाजू में एक
ऐसी सी डंडी लेकर रखते हैं, ठीक है, वो ऐसे, और वो क्या करते हैं उस डंडी से जब वो पकड़ते हैं तो पानी को ऐसे पीछे की तरफ धक्का देते हैं और उनकी बोट जो है वो कहाँ जाती है, आगे की तरफ। वैसे ही सीलिया भी मूवमेंट करता है, ठीक है, वैसे ही सीलिया भी मूवमेंट में हेल्प करता है। तो हमने देखा कि पैरामीशियम के अंदर जो सीलिया है वो कैप्चर ऑफ द फूड थ्रू द साइटोफैरिंग्स में भी काम आएगा एज वेल एज लोकोमोशन। सेम ऐसे ही हाइड्रा के अंदर, हाइड्रा के अंदर जो उसके टेंटिकल्स होते हैं, टेंटिकल्स, ठीक है, वो लोकोमोशन में भी हेल्प करते हैं एज वेल एज वो किस में हेल्प करते हैं, कैप्चर ऑफ द प्रे, ठीक है, प्रे यानी कि शिकार का कैप्चर करने के लिए, कैप्चर ऑफ द प्रे, ये दोनों के लिए काम कौन करता है, टेंटिकल ही काम करता है, ठीक है, कैप्चर ऑफ द प्रे के लिए भी और एज वेल एज लोकोमोशन के लिए भी। अगर तुम हाइड्रा की बॉडी बनाओ तो वो कुछ ऐसी दिखती है, ठीक है, कुछ ऐसा सा होता है और इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पे एक ओपनिंग होती है जिससे फूड की एंट्री होती है। तो अब ये टेंटिकल्स जो होते हैं ना, ये एक तो क्या करते हैं कि जब भी कोई यहाँ पर आसपास में कुछ भी खाना दिखा तो उसे पकड़ते हैं और इस ओपनिंग के थ्रू क्या कर लेते हैं, बॉडी के अंदर डाल लेते हैं। लोकोमोशन में कैसे हेल्प करेंगे, अब होता क्या है कि जैसे मान लो ये जो सीलिया सॉरी ये जो हाइड्रा है ये कुछ ऐसे से करेगा, जिससे इसकी ओपनिंग नीचे की तरफ और इसके टेंटिकल्स जो है वो कुछ यहाँ आ जाएंगे और ऐसे सरफेस से चिपकेंगे और यहाँ से क्या हो जाएगी, इसकी मूवमेंट हो जाएगी कुछ ऐसे। ठीक है, तो ऐसे करके ये क्या कर लेता है, मूवमेंट कर लेता है। तो ये कैप्चर ऑफ द फूड में भी काम आते हैं एज वेल एज ये लोकोमोशन के भी काम आते हैं। अब ये जो सारी चीज़ें हैं कि लोकोमोशन कौन कैसे करेगा, वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, वो तो पहली चीज़ डिपेंड करता है कि एनिमल रहता कहाँ है, क्या वो पानी में रहता है, क्या वो लैंड में रहता है, क्या वो हवा में रहता है, ये चीज़ में डिपेंड करता है और उसकी सिचुएशन में भी डिपेंड करता है, यानी कि वो कैसे रह रहा है, किस जगह पे रह रहा है, उस हिसाब से वो लोकोमोशन करता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि ये जो मेथड ऑफ लोकोमोशन है, मेथड ऑफ लोकोमोशन डिपेंड ऑन हैबिटेट पे डिपेंड करता है, यानी कि वो रहता कहाँ है, एंड डिमांड ऑफ सिचुएशन। इन चीज़ों में ये क्या चीज़ें हैं जो डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो हमने अपना जो एनसीईआरटी का इंट्रोडक्शन दिया है वो हमने पढ़ लिया। तो एक बार हम फटाफट से फिर से रिवाइज करते हैं कि हमने क्या पढ़ा। ठीक है, तो एक बार अगर हम देखें तो यहाँ हमने कहा कि मूवमेंट क्या होता है कि नॉर्मल हम बैठ के एक जगह पर मुंह हिला रहे हैं, अपना हाथ हिला रहे हैं, आंखें हिला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो क्या है, हमारी मूवमेंट है। लोकोमोशन, अब एक जगह में बैठ के तुम अगर खाना भी खाते हो आई 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 चबा चबा के, तो वो भी क्या कर रहे हो, तुम एक मूवमेंट कर रहे हो, लेकिन तुम लोकोमोशन नहीं करते। लोकोमोशन कब होता है, जब तुम अपनी लोकेशन को चेंज कर दो, अपनी प्लेस को चेंज कर दो, तो वो होता है लोकोमोशन। इसीलिए हम कहते हैं कि सारे लोकोमोशन मूवमेंट है, लेकिन हर एक मूवमेंट लोकोमोशन नहीं है। अब लोकोमोशन किया क्यों जाता है, फूड के कैप्चर करने के लिए, सर्च ऑफ द मीटिंग पार्टनर, शेल्टर के लिए, या फिर डिफेंस फ्रॉम द एनिमी। पैरामीशियम के अंदर सीलिया होता है जो कि उसकी मूवमेंट ऑफ दी लोकोमोशन में भी काम आता है, एज वेल एज कैप्चर ऑफ द फूड में भी काम आता है। और हाइड्रा के अंदर प्रेजेंट होते हैं टेंटिकल्स जो कि फूड के कैप्चर, प्रे के कैप्चर के लिए भी काम आते हैं और एज वेल एज वो मूवमेंट के लिए भी काम आते हैं। और ये जो मेथड होती है लोकोमोशन की, वो किस पे डिपेंड करती है, उसकी हैबिटेट कैसी है एज वेल एज उसकी सिचुएशन कैसी है, ये सारी चीज़ों पे हमारी जो है वो डिपेंड करती है कि लोकोमोशन कैसी होगी, किस तरीके की होगी। अब अगर हम देखें टाइप ऑफ मूवमेंट की, तो यहाँ पर हमारे 3 मेन टाइप ऑफ मूवमेंट दे रखे हैं जो कि सेल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी, यानी कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं वो 3 टाइप के मूवमेंट दिखा सकते हैं। कौन कौन सी, सिलेरी मूवमेंट, मस्कुलर मूवमेंट और अमीबॉइड मूवमेंट। ठीक है, ये 3 मूवमेंट जो है वो दिखा सकते हैं, अमीबॉइड मूवमेंट, सिलेरी मूवमेंट और मस्कुलर मूवमेंट। अब जैसे कि तुमने देखा होगा अमीबा के केस में, तो अमीबा जो है वो मूवमेंट कैसे करता है, वो एक फॉल्स स्वीट निकालता है, सुडोपोडिया, जो कि क्या होती है, एक्सटेंशन ऑफ दी प्रोटोप्लाज्म, जिससे वो ना फूड के आजू बाजू क्या बना लेता है, घेरा बना लेता है, एंड देन अपने पूरे प्रोटोप्लाज्म को फैलाकर फूड जो है उसके अंदर आ जाता है। ठीक है, वैसे ही मूवमेंट जो है हमारी बॉडी के कुछ WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स हो गए, जैसे कि हमारा न्यूट्रोफिल जो कि हमने पहले पढ़ा था, मोनोसाइट्स, तो वो ये सारे टाइप के क्या दिखाते हैं, मूवमेंट दिखाते हैं हमारी बॉडी के अंदर।
सेलेरी मूवमेंट की बात करें तो कुछ जो ये जो सीलिया वाले सेल्स होते हैं, जैसे मान लो कुछ भी ट्यूब है हमारे बॉडी के अंदर, तो उसके आजू बाजू ना कुछ सीलिया वाले सेल्स प्रेजेंट होते हैं, सेल्स होते हैं और सेल्स के ऊपर लगे हुए होते हैं सीलिया, जैसे कि फैलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ द ओवा के लिए, जैसे कि ट्रेकिया में प्रेजेंट होता है म्यूकस का ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं सीलिया। ठीक है, म्यूकस की मूवमेंट करने के लिए ट्रेकिया में भी प्रेजेंट होते हैं सीलिएटेड सेल्स। ठीक है, और मस्कुलर मूवमेंट, जो भी हम मसल्स के थ्रू मूवमेंट कर रहे हैं वो क्या हो जाती है, मस्कुलर मूवमेंट। ठीक है, जैसे कि अपने मूवमेंट ऑफ द लिम्फ, ये सब क्या हो जाता है, हमारा मस्कुलर मूवमेंट हो जाता है, क्योंकि ये सब में हमें मसल की नीड पड़ रही है, हमें मसल की ज़रूरत पड़ रही है, तो ये सारे क्या हो जाते हैं हमारे मस्कुलर मूवमेंट, ये सारे क्या हो जाते हैं हमारे मस्कुलर मूवमेंट। और ऐसे ही एक फ्लेजुलर मूवमेंट भी होते हैं, जो किसके हेल्प से होते हैं, विद द हेल्प ऑफ फ्लेजुला। जैसे कि हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में इग्लिना की बात की थी, जिसके अंदर मेक्सोट्रोफिक न्यूट्रिशन होती थी, इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वो किसकी तरह बिहेव करता था, प्लांट की तरह, लेकिन जब सनलाइट नहीं होती थी तो वो एनिमल की तरह बिहेव करता था, प्रेडेटिंग ऑन द स्मॉलर ऑर्गेनिज्म। ये हमने देखा था, उसके पास 2 फ्लेजुला होते थे, तो वो फ्लेजुला किस चीज़ में हेल्प करते थे, उसके मूवमेंट में भी हेल्प करते थे। ठीक है, तो फ्लैजुला भी मूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, तो फ्लैजुलर मूवमेंट भी होती है हमारी, तो ये भी हम लिखते हैं टाइप ऑफ मूवमेंट, टाइप ऑफ मूवमेंट। तो सबसे पहले टाइप की जो मूवमेंट हमें पढ़नी है वो पढ़नी है हमें अमीबॉइड मूवमेंट। ठीक है, अमीबॉइड मूवमेंट। अब ये जो मूवमेंट है वो कैसे होती है, विद द हेल्प ऑफ द सुडोपोडिया, या फिर जिसे हम कहते हैं फॉल्स फीट। और वो जो फॉल्स फीट है वो बनती कैसे है, बाय द एक्सटेंशन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म से के हेल्प से जो है वो बनती है फॉल्स फीट। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि मूवमेंट विथ द हेल्प ऑफ सुडोपोडिया। ठीक है, सुडो का मतलब होता है फॉल्स एंड पोडिया का मतलब होता है फीट। ठीक है, और ये बनता कैसे है, बाय एक्सटेंशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, ये बनता कैसे है, बाय द एक्सटेंशन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म ये बनता है। ठीक है, जैसे कि ऐसा हमें किसके अंदर देखने को मिलता है, अमीबा के अंदर। जैसे मान लो ये क्या है, अमीबा की बॉडी है। ठीक है, और ये इसका न्यूक्लियस। जब यहाँ पे कुछ फूड पार्टिकल दिख गया तो अमीबा क्या करेगा, ये अमीबा है, ये क्या है, फूड पार्टिकल है। अब मान लो इसको क्या दिख गया, फूड पार्टिकल दिख गया, तो ये क्या करेगा, और यहाँ फूड पार्टिकल है, तो ये कुछ ऐसा सब एक्सटेंशन बनाएगा, फॉल्स फीट बनाएगा, जिसे क्या कहते हैं, सुडोपोडिया। एंड देन इसको क्या करेगा, अंदर ले लेगा, एंड इसके बाद इसको डाइजेस्ट कर लेगा खाने को। ठीक है, तो ऐसी मूवमेंट कौन दिखाता है, अमीबा दिखाता है। तो ऐसी ही कुछ मूवमेंट जो है हमारे कुछ सेल्स दिखाते हैं, जैसे कि हमारे मैक्रोफेज, हमारे कुछ WBC, जैसे कि लाइक न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट, ये सारे सेल जो है हमारी ये वाली मूवमेंट दिखाते हैं। दूसरे टाइप की मूवमेंट की बात करें तो वो होती है हमारी सीलेरी मूवमेंट, यानी कि जिसमें मूवमेंट जो है वो किसके हेल्प से होती है, विद द हेल्प ऑफ द सीलिया। ठीक है, मूवमेंट जो है वो किसके हेल्प से होती है, विद द हेल्प ऑफ द सीलिया। ठीक है, मूवमेंट विथ द हेल्प ऑफ सीलिया। ठीक है, मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ सीलिया, उसी को क्या कह देते हैं, सीलेरी मूवमेंट कह देते हैं। ठीक है, अब ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो होते हैं, जैसे मान लो ये कोई एक ट्यूब है। ठीक है, तो अब इस ट्यूब के ऊपर क्या प्रेजेंट होंगे, सेल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इस ट्यूब के लाइनिंग में क्या प्रेजेंट होंगे, सेल्स प्रेजेंट होंगे। अब ये जो सेल्स होंगे ना, तो इन सेल्स के ऊपर क्या प्रेजेंट होगा, सीलिया प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा, सीलिया प्रेजेंट होगा। और ये जो सीलिया है ये क्या कराएगा, पार्टिकल की मूवमेंट करवाएगा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, ये ऐसे 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 करके क्या करवा देगा, मूवमेंट करा देगा किसी भी चीज़ की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो हम लिखेंगे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, जो हमारे ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर लाइन विथ सीलिया।
और ऐसा हमें कहाँ देखने को मिलता है? एग्जाम्पल इसका हो जाएगा फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब जिसमें क्या करवानी होती है? मूवमेंट ऑफ ओवा, और ट्रेकिया में जिसके अंदर क्या करवानी होती है? मूवमेंट ऑफ म्यूकस, मूवमेंट ऑफ द म्यूकस। ठीक है, और तीसरे टाइप की मूवमेंट होती है मस्क्यूलर मूवमेंट, जो विद दी हेल्प ऑफ दी मसल होती है। और यहाँ पर मसल के साथ साथ हमारे नर्वस सिस्टम की भी हेल्प चाहिए होती है। ठीक है, मसल के साथ साथ किसकी हेल्प चाहिए होती है? नर्वस सिस्टम की, यानी कि ब्रेन की भी थोड़ी बहुत हेल्प चाहिए होती है। तो यहाँ पर ही हम लिख देते हैं कि तीसरी टाइप की मूवमेंट होती है हमारी मस्क्यूलर मूवमेंट, मस्क्यूलर मूवमेंट। ठीक है, मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ मसल, movement with the help of muscle, movement with the help of muscle, वो हमारी क्या हो जाती है? मस्कुलर मूवमेंट। ऐसी मूवमेंट जिसमें हमें मसल की नीड पड़ रही हो वो हमारी क्या हो जाती है? मस्कुलर मूवमेंट। जैसे कि हमारी जॉ की मूवमेंट हो गई, ठीक है, जॉस की मूवमेंट हो गई, जैसे कि हमारे टंग की मूवमेंट हो गई। ये सारी मूवमेंट जो है वो हमारी क्या हो जाती है? मस्कुलर मूवमेंट हो जाती है। ठीक है, अब अगर हम देखें तो ये तीन टाइप की मूवमेंट हमने पढ़ ली। हमने क्या पढ़ा? पहले अमीबोड मूवमेंट, देन हमने पढ़ा सीलरी मूवमेंट, एंड देन हमने पढ़ा मस्कुलर मूवमेंट। अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा मसल्स के बारे में। और मसल्स के अंदर तीन टाइप के मसल्स होते हैं हमारे। एक होता है हमारा स्केलेटल मसल, एक होता है हमारा स्मूथ मसल, और एक होता है हमारा कार्डियक मसल। ठीक है, तो ये तीनों टाइप के मसल्स को भी हम पढ़ लेते हैं। तो मसल्स को पढ़ने से पहले एक चौथी टाइप की मूवमेंट हम और लिख लेते हैं, दैट इज द फ्लैजुलर मूवमेंट। कौन सी मूवमेंट? फ्लैजुलर मूवमेंट। तो ऐसी मूवमेंट जो कि विद द हेल्प ऑफ द फ्लैजुला हो रही है। ठीक है, मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ फ्लैजुला, विद द हेल्प ऑफ फ्लैजुला, उसको हम क्या कहते हैं? फ्लैजुलर मूवमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लैजुलर मूवमेंट कहते हैं। जैसे कि हमने किसके अंदर देखा था? यूग्लिना के अंदर देखा था। ठीक है, यूग्लिना कैसा दिखता था? कुछ ऐसा सा दिखता था, और यहाँ पे एक लॉन्ग फ्लैजुला होती थी और एक शॉर्ट फ्लैजुला। ठीक है, और इसके हेल्प से क्या होती थी? मूवमेंट होती थी। यूग्लिना के हेल्प से मूवमेंट होती थी। ठीक है, तो ये होती है फ्लैजुलर मूवमेंट। तो अगर हम यहाँ पर मसल्स की बात करें, मसल की बात करें, तो अब ये जो मसल्स होते हैं ना, ये होते क्या है एक्चुअली में? ये तो हम पढ़ेंगे कि मसल्स जो है वो होते क्या है। अब तुम देखोगे, तुमने सुना होगा कि मसल मसल मसल, है ना? तो ये जो मसल होते हैं वो होते क्या हैं? एक तो ये हमारे स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं जिनकी ओरिजिन कैसी होती है? मीजोडर्मल ओरिजिन होती है। कैसी ओरिजिन होती है इनकी? मीजोडर्मल ओरिजिन होती है। तो पहले हम लिखेंगे कि मसल्स की ओरिजिन कैसी होती है। मसल्स की ओरिजिन होती है मीजोडर्मल, मीजोडर्मल ओरिजिन। ठीक है, इनकी ओरिजिन कैसी होती है? मीजोडर्मल ओरिजिन। ठीक है, मसल्स की ओरिजिन कैसी होती है? मीजोडर्मल ओरिजिन। तो मीजोडर्म पता है ना क्या होता है? कि जब भी एक जाइगोट बनता है तो उसके अंदर तीन लेयर बनती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजो। एक्टोडर्म, ठीक है, पहले बाहर एक्टोडर्म होती है, देन मीजोडर्म एंड देन एंडोडर्म होती है। ठीक है यार, ये तीन जर्म लेयर से ही पूरी की पूरी बॉडी बनती है। तो मसल जो है वो कौन से जर्म लेयर से बनते हैं? मीजोडर्म से बनते हैं। इसीलिए हम मसल को क्या कह देते हैं? उसकी ओरिजिन कैसी है? मीजोडर्मल ओरिजिन है। अब ह्यूमन बॉडी की अगर हम बात करें तो 40 से 50% जो वेट होता है वो कौन कंट्रीब्यूट करता है? मसल कंट्रीब्यूट करता है। तुम्हारी जो भी वेट होगा, ठीक है, तुम्हारा जो भी वेट होगा तो इसमें से 40 से लेकर 50% वेट जो होगा वो किसका होगा? तुम्हारी मसल्स का होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे कि अबाउट 40 से 50% ऑफ बॉडी, 40 to 50% of body weight is contributed by muscle। ठीक है, 40 से 50% वेट जो है वो कौन कंट्रीब्यूट करता है? मसल कंट्रीब्यूट करता है। तो 40 से 50% जो वेट है वो कौन कंट्रीब्यूट करता है? मसल कंट्रीब्यूट करता है। कौन कंट्रीब्यूट करता है? मसल। ठीक है, तो ये बात हमने कर ली। अब उसके बाद ना हमारे मसल्स के पास कुछ प्रॉपर्टी होती है, ट्रिपल ई सी। अभी ट्रिपल ई सी क्या है? ट्रिपल ई का मतलब होता है एक्सटेंसिबिलिटी, एक्साइटेबिलिटी,
इलास्टिसिटी और सी का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्टिलिटी। तो ये 4 टाइप की प्रॉपर्टी जो है वो हमारे मसल्स के अंदर हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं कि मसल्स के पास कितनी प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी कौन सी होती है, ट्रिपल ई सी। एक ई का मतलब होता है इलास्टिसिटी, एक ई का मतलब होता है एक्सटेंसिबिलिटी और एक ई का मतलब होता है एक्साइटिबिलिटी और एक सी का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्टिलिटी। ठीक है, तो ये 4 टाइप की प्रॉपर्टीज जो है वो हमें किसके अंदर देखने को मिलती है, मसल्स के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, ये 4 टाइप की प्रॉपर्टी हमें किसके अंदर देखने को मिलती है, मसल्स के अंदर देखने को मिलती है। अभी जब हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है वो समझ में आती जाएगी कि कैसे हमारी मसल्स के अंदर ये सारी प्रॉपर्टी होती है। जब भी हम मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ेंगे आगे, तो हमें ये सारी चीज़ें दिखेंगी कि हाँ भाई ये काम भी चल रहा है मसल के अंदर, ये काम भी चल रहा है मसल के अंदर, तो वहाँ पे हमें ये समझ में आ जाएगा। अब बेस्ड ऑन दी लोकेशन कि हमारी मसल्स जो है वो प्रेजेंट कहाँ है, ठीक है, और उनकी अपीयरेंस कैसी है और वो काम कैसे करती है, तो इस बेसिस में हमारे पास 3 टाइप ऑफ मसल्स होती है, स्केलेटल मसल, विजरल मसल और द कार्डियक मसल। ठीक है, ये 3 टाइप की मसल होती है। तो हम लिखेंगे कि बेस्ड ऑन अपीयरेंस नेचर ऑफ रेगुलेशन, इसका मतलब कि वो वॉलेंटरी कंट्रोल ऑफ द नर्वस सिस्टम में है या फिर वो खुद से ही काम कर रही है, इनवॉलेंटरी कंट्रोल ऑफ द नर्वस सिस्टम में है, उसकी अपीयरेंस कैसी है। कि होता क्या है कि कोई मसल्स के अंदर ना, जैसे मान लो ये एक मसल है तो उसके अंदर हमें अल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड देखने को मिलते हैं, जो कि हम अच्छे से समझेंगे। जैसे मान लो यहाँ डार्क दिखेगा, फिर यहाँ थोड़ा लाइट दिखेगा, अगेन यहाँ डार्क, यहाँ थोड़ा लाइट, अगेन यहाँ डार्क दिखेगा, अगेन लाइट। तो ऐसी इनकी अपीयरेंस होती है। तो बेस्ड ऑन अपीयरेंस की उसकी अपीयरेंस कैसी है, उसका रेगुलेशन कैसा है, कि वो मसल को हम अपने मन से मूव कर पा रहे हैं या फिर हम उसको अपने मन से, जैसे कि अगर हम अपने दिल की बात करें तो क्या हम उसको अपने मन से मूव करते हैं कि अब बोला धड़क तो भाई धड़क वरना मत धड़कना, ऐसा थोड़ी कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे हमारे हाथ पैर की मूवमेंट है वो तो हम खुद के मन से कर सकते हैं, तो वो हमारे वॉलेंटरी कंट्रोल ऑफ द नर्वस सिस्टम में है। तो बेस्ड ऑन दी रेगुलेशन की नेचर, उसका रेगुलेशन कैसा है, कि वो वॉलेंटरी कंट्रोल ऑफ द नर्वस सिस्टम में है, इनवॉलेंटरी कंट्रोल ऑफ द नर्वस सिस्टम है, उस बेसिस में एंड लोकेशन। ठीक है, एंड ऑन द बेस ऑफ द लोकेशन 3 टाइप ऑफ मसल, 3 टाइप ऑफ मसल। ठीक है, 3 टाइप ऑफ मसल्स जो है वो हमें देखने को मिलती है। पहली मसल जो होती है वो होती है हमारी स्केलेटल मसल। दूसरी जो होती है वो होती है हमारी विजरल मसल और तीसरी जो होती है वो होती है हमारी कार्डियक मसल। ठीक है, ये 3 टाइप की मसल्स जो है वो हमें देखने को मिलती है। अब इनके और भी नाम है और इनके नाम से ही हमें अधिकतर इनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो समझ में आ जाती है। जैसे कि अगर तुम देखो तो स्केलेटल मसल, नाम में ही क्या आ रहा है, स्केलेटल मसल, यानी कि दिस मसल्स आर एसोसिएटेड विद द स्केलेटल कंपोनेंट ऑफ द बॉडी, यानी कि हमारी हड्डियों के साथ एसोसिएटेड होंगी ये वाली मसल। तो ये वाली मसल हमारी हड्डियों के साथ एसोसिएटेड है। तो हड्डियों को हम कैसे मूव करते हैं, अपने मन से मूव करते हैं, यानी कि ये कैसी होंगी, हमारी वॉलेंटरी होंगी। ठीक है, कैसी होंगी, वॉलेंटरी, यानी कि मन किया तो हम इसको मूव कर सकते हैं। विजरल मसल का दूसरा नाम होता है स्मूथ मसल। ठीक है, पहले हम इनके नाम लिख लेते हैं। स्केलेटल मसल समझ में आता है कहाँ प्रेजेंट होंगी, स्केलेटल कॉम्पोनेंट ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये एसोसिएटेड होंगी उनके साथ। इनका दूसरा नाम होता है वॉलेंटरी मसल। क्या होता है इनका दूसरा नाम, वॉलेंटरी मसल। ठीक है, तो ये भी हम लिख देते हैं, वॉलेंटरी मसल। इसका मतलब ये क्या होगी, हमारे वश में होंगी, मतलब हम चाहे तो इसे मूव करा सकते हैं, ना चाहे तो नहीं। विजरल मसल का दूसरा नाम होता है हमारा इनवॉलेंटरी मसल। ठीक है, इनवॉलेंटरी मसल का मतलब क्या होता है, यानी कि ये हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं होती। ठीक है, ये हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं होती। और ठीक है, और कार्डियक मसल का नाम तो वही रहता है। स्केलेटल मसल का दूसरा नाम होता है हमारा स्ट्रेटेड मसल। क्या नाम होता है, स्ट्रेटेड मसल। ठीक है, और इसका एक और नाम होता है हमारा स्मूथ मसल।
ठीक है। स्मूथ मसल, इसका एक और नाम होता है हमारा स्मूथ मसल, ठीक है। तो ये हमारे इनके नाम हो गए। जैसे कि अगर हम बात करें स्केलेटल मसल की, तो दिस आर एसोसिएटेड विद द स्केलेटल कंपोनेंट ऑफ बॉडी। इनकी प्रॉपर्टीज लिखते चलते हैं। एसोसिएटेड विद स्केलेटल component of body, associated with the skeletal component of the body, कि ये हमारे skeletal component of the body के साथ associated होती है। ये जो हमारी होती है स्मूथ मसल या फिर जिसे हम कहते हैं विजरल मसल, तो ये कहाँ प्रेजेंट होती है? अपने इनर वॉल ऑफ दी हॉलो विजरल ऑर्गन, जैसे कि हमारे एलिमेंट्री कैनाल पे, रिप्रोडक्टिव ट्रैक में ये वाली मसल्स प्रेजेंट होती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। तो ठीक है, यहाँ हम लिख देंगे एसोसिएटेड विथ विजरल ऑर्गन, ठीक है, विजरल ऑर्गन। तो ये हमारी क्या हो जाती है? विजरल मसल। और कार्डियक मसल, ये वो वाली मसल्स होती है, मसल्स ऑफ दी हार्ट, ठीक है। इनका तो सिर्फ एक ही होता है कि मसल ऑफ हार्ट, ये हार्ट की, दिल की मसल्स होती हैं, इनको हम कहते हैं कार्डियक मसल, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें स्केलेटल मसल की, तो दे आर द वॉलेंटरी कंट्रोल ऑफ द नर्वस सिस्टम, यानी कि ये हमारे कंट्रोल में होती है। दे आर द वॉलेंटरी कंट्रोल ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है वॉलेंटरी मसल, तो क्या हमें लिखने की ज़रूरत है कि दे आर द वॉलेंटरी कंट्रोल ऑफ द नर्वस सिस्टम? नहीं लिखने की ज़रूरत, तब भी एक बार लिख लो कि वॉलेंटरी, ठीक है। ये कैसी होती है? वॉलेंटरी इन नेचर। जो हमारी विजरल मसल्स होती है और इनवॉलेंटरी मसल, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती, ठीक है। जैसे कि हमारे एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट है, तो तुम तय करते हो कि खाना कैसे जाएगा, कहाँ से जाएगा, नहीं ना, ये तो खुद होती है। तो ये इनवॉलेंटरी इन नेचर होती है, इनवॉलेंटरी। और अगर हम बात करें हमारे कार्डियक मसल की, तो ये भी कैसी होती है? इनवॉलेंटरी इन नेचर। ये भी कैसी होती है? हमारी इनवॉलेंटरी इन नेचर। फिर हमने बात की थी कि हमें अल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड देखने को मिलते हैं हमारे मसल के ऊपर, जो हम आगे समझेंगे, यहाँ बस लिख लेते हैं। तो स्केलेटल मसल का नाम है स्ट्रेटेड मसल, और स्ट्रेटेड मसल का मतलब ही ये होता है कि हमें उसके अंदर अल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि यहाँ पर हमें अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड सीन, ठीक है। यहाँ हमें अल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड देखने को मिलते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें इनवॉलेंटरी यानी कि स्मूथ मसल, तो इनका नाम ही है स्मूथ मसल, यानी कि यहाँ पर हमें अल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड देखने को नहीं मिलते, ठीक है। डू नॉट, या फिर जिसका इसका नाम ना स्मूथ मसल के साथ साथ इसका नाम एक और होता है, दैट इज द नॉन स्ट्रेटेड मसल, ठीक है। हम इसको नॉन स्ट्रेटेड मसल भी कह देते हैं। तो पहले हम लिख देते हैं डू नॉट सी बैंड, डार्क एंड लाइट बैंड हमें यहाँ नहीं देखने को मिलते, इसलिए इसका नाम एक और हो जाता है, दैट इज द नॉन स्ट्रेटेड मसल, ठीक है, नॉन स्ट्रेटेड मसल। और अगर हम बात करें हमारे कार्डियक मसल की, तो यहाँ पर हमें एकदम हल्की हल्की सी स्ट्राइटेशंस देखने को मिलती है, यानी कि यहाँ पर भी अल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड प्रेजेंट होते हैं। हम लिख देंगे ये कैसी होती है? स्ट्रेटेड होती है, यानी कि अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड प्रेजेंट, डार्क एंड लाइट बैंड प्रेजेंट, ठीक है। यहाँ पर भी हमें अल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड देखने को मिलती है। तो तुम अगर देखो तो ये जो हमारी कार्डियक मसल है वो इनवॉलेंटरी है। तो क्या ये हमारे विजरल मसल से थोड़ी थोड़ी मिल रही है? बिकॉज ये इनवॉलेंटरी है नेचर के अंदर, तो हाँ थोड़ी थोड़ी हमारे कार्डियक मसल से मिल रही है, बिकॉज ये भी इनवॉलेंटरी नेचर के अंदर है, और हमारी विजरल मसल भी जो है वो कैसी है? इनवॉलेंटरी है नेचर के अंदर। लेकिन ये जो हमारी कार्डियक मसल है वो स्ट्रेटेड है अपीयरेंस के अंदर, लाइक द स्केलेटल मसल की। स्केलेटल मसल भी हमारी स्ट्रेटेड है अपीयरेंस के अंदर, कार्डियक मसल भी हमारी कैसी है? स्ट्रेटेड है अपीयरेंस के अंदर। तो यही हमारी एनसीईआरटी के अंदर भी एक लाइन दी हुई है कि बेस्ड ऑन द अपीयरेंस अगर देखने में देखें हम, तो कार्डियक मसल जो है वो कैसी है? स्ट्रेटेड है, और वो इनवॉलेंटरी है नेचर के अंदर, यानी कि वो विजरल मसल से है। तो वो किससे सिमिलर है? अगर पूछा जाए नेचर वाइज तो वो किससे सिमिलर होती है कार्डियक मसल? अपने विजरल मसल से, ठीक है, नेचर वाइज, बिकॉज दोनों इनवॉलेंटरी। और अगर पूछा जाए बेस्ड ऑन अपीयरेंस कार्डियक मसल किससे ज़्यादा सिमिलर है, तो वो किससे ज़्यादा सिमिलर होती है? स्केलेटल मसल से ज़्यादा सिमिलर होती है, ठीक है। स्केलेटल मसल से वो क्या होती है? ज़्यादा सिमिलर होती है, ठीक है। नॉट
अंडर कंट्रोल। ठीक है, तो ये भी लिख लो कि ये हमारे कंट्रोल पे नहीं होती और ये कैसी होती है, कंट्रोल में होती है। ओके, तो इसका एग्जाम्पल लिख लो कि ये सारे जो मसल्स होते हैं वो किस में काम आते हैं, लोकोमोशन में। ये सारे जो होते हैं वो कैसे होते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं इन द एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल और रिप्रोडक्टिव ट्रैक। और हमारा जो कार्डियक मसल है वो मसल्स ऑफ दी हार्ट है, तो वहाँ पर हमें एग्जाम्पल लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये हो गए हमारे स्केलेटल, विज़रल और दी कार्डियक मसल। अब इसके बाद अगर हम देखें चैप्टर के अंदर, तो यहाँ पर हमें स्केलेटल मसल्स को ही एकदम अच्छे से पढ़ना है कि स्केलेटल मसल हमारा जो है वो दिखता कैसे है, कैसे वो इनवॉलेंटरी होता है नेचर के अंदर। ठीक है, और कैसे वो दिखता है, क्या उसके अंदर प्रेजेंट होता है, देन हमें उसके अल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड क्यों दिखते हैं, किस प्रोटीन के वजह से दिखते हैं, कैसे दिखते हैं, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है कि हमारा मसल जब भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे कि अगर अपने पैर चलाते हो तो उसमें भी तुम्हारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। ठीक है, तो मसल कॉन्ट्रैक्ट होती कैसे है, तो ये सारी चीज़ें अभी हमें आगे पढ़नी है। ठीक है, तो ये तो हम पढ़ेंगे, लेकिन एक बार क्या हम अपने स्केलेटल मसल, विज़रल मसल और कार्डियक मसल्स का डायग्राम बना लें कि ये दिखती कैसी हैं। तो अगर हम बात करें स्केलेटल मसल्स की ना, तो वो कुछ ऐसी सी दिखती है। ठीक है, और यहाँ पर हमें इनके पेरीफेरी में न्यूक्लियाई देखने को मिलता है और यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है, अल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड जो है वो प्रेजेंट हमें देखने को मिलती है। ठीक है, अल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड सिलेंड्रिकल होती है शेप के अंदर, अल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड हमें देखने को मिलती है और इनकी न्यूक्लियस जो है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, पेरीफेरी में प्रेजेंट होती है, इनके अंदर ब्रांचिंग नहीं देखने को मिलती। विज़रल मसल और स्मूथ मसल कैसी होती है, फ्यूजी फॉर्म होती है शेप के अंदर। ठीक है, और वो कुछ ऐसी सी दिखती है। ठीक है, यानी कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल की पुरानी एनसीईआरटी के अंदर इनके डायग्राम भी दिए हुए थे। ठीक है, तो ये फ्यूजी फॉर्म होती है शेप के अंदर, या फिर ऐसे कह लो ये स्पिंडल शेप होती है और इनके अंदर कोई स्ट्राइटेशंस नहीं देखने को मिलते। फिर अगर हम बात करें हमारे कार्डियक मसल्स की, तो वो कुछ ऐसी देखने को मिलती है। यहाँ पर ब्रांचिंग हमें देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि ये ब्रांचिंग ज़रूरी भी होती है। जैसे अगर हमने देखा था, हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था अपना कार्डियक साइकिल, तो वहाँ हमने बोला था कि जो साइनो एट्रियल नॉड होती है वो जनरेट करती है एक्शन पोटेंशियल, जो हमारे एट्रिया से कहाँ पहुँच जाता है, वेंट्रिकल में। तो ये सारी चीज़ें एट्रिया से वेंट्रिकल तक पहुँचने के लिए इनका ब्रांच होना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी सिग्नल है, वो फटाफट से पहुँच जाए। तो ये हमारी कैसी होती है, ब्रांच होती है। एंड ये हमारी कैसी होती है, यूनी न्यूक्लिएटेड होती है, यानी कि यहाँ पर हमें एक न्यूक्लियस ही देखने को मिलता है। और वाइल अगर हम बात करें अपने स्केलेटल मसल की, तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं। ठीक है, स्केलेटल मसल्स कैसी होती है, हमारी मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं। ठीक है, स्केलेटल मसल्स कैसी होती हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं। ठीक है, तो अभी हमने ये पढ़ लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे स्केलेटल मसल्स को। हम पढ़ेंगे कि क्या हमारा मसल बंडल होता है, मसल फाइबर होता है, ठीक है, फैसिकल्स क्या होते हैं, फेशिया क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले हमने यहाँ तक क्या पढ़ा, एक बार ही हम वो फटाफट से रिवाइज कर लेंगे। तो हमने पढ़ा कि मसल्स जो होते हैं वो कैसे ओरिजिन के होते हैं, वो होते हैं मीजोडर्मल इन ओरिजिन। एंड 40 to 50% ऑफ द बॉडी वेट कौन कंट्रीब्यूट करता है, मसल्स के पास 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं EEC की। एंड बेस्ड ऑन द अपीयरेंस की वो दिख कैसा रहा है, नेचर ऑफ द रेगुलेशन, नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में है या नहीं, और उसकी लोकेशन कैसी है। 3 टाइप के मसल है, स्केलेटल मसल, विज़रल मसल और कार्डियक मसल। ठीक है, स्केलेटल मसल को वॉलेंटरी मसल कहते हैं, बिकॉज वो डायरेक्टली हम कंट्रोल कर सकते हैं, हम रेगुलेट कर सकते हैं, दे आर द वॉलेंटरी कंट्रोल ऑफ द नर्वस सिस्टम। और स्ट्रेटेड मसल कहते हैं क्योंकि उनके अंदर हमें अल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड भी देखने को मिलते हैं। विज़रल मसल जो होते हैं उनको हम इनवॉलेंटरी मसल कहते हैं, बिकॉज वो डायरेक्टली कंट्रोल ऑफ द नर्वस सिस्टम में नहीं होते। स्मूथ मसल्स भी कहा जाता है क्योंकि इनके अंदर कोई स्ट्राइटेशंस हमें देखने को नहीं मिलती। कार्डियक मसल्स और मसल्स ऑफ द हार्ट इनवॉलेंटरी है। अगर हम पूछा जाए नेचर वाइज ये किससे सिमिलर है, विज़रल मसल से। ठीक है, और पूछा जाए अपीयरेंस वाइज ये किससे सिमिलर है, तो ये स्केलेटल मसल से ज़्यादा सिमिलर है। ठीक है, तो ये हमने आज के लेक्चर में पढ़ लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्केलेटल मसल्स को पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।